नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर में आज जानते हैं क्रॉवलिंग की समस्या के बारे में और समझते हैं अपनी सामान्य गति से 7वें अंश में लड़खड़ाती हुई चलती मोटर की स्थिति को क्रॉवलिंग कहते हैं। इसका स्पेस हार्मोनिक से क्या संबंध है, क्रॉवलिंग क्यों होती है, क्रॉवलिंग से कैसे बचा जा सकता है, सभी बातों को जानते हैं, समझते हैं। इंडक्शन मोटर में क्रॉवलिंग की कंसेप्ट को पूरी विस्तार के साथ शुरू करते हैं। सामान्यतः एक इंडक्शन मोटर अपनी पोल और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के अनुसार रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड NS, उससे कुछ स्लिप 3 से 6% के बीच में मेंटेन करती हुई फुल लोड कंडीशंस पे ऑपरेट होती हैं। लेकिन अगर एक मोटर अपनी सामान्य वर्किंग स्पीड की तुलना में उसका 7वां अंश जो स्पीड का बनता है उस गतियों पर अगर लगातार धीमी गति से चले तो इस स्थिति को हम क्रॉवलिंग कहते हैं। जो क्रॉवलिंग शब्द है उसमें क्रॉवल का मतलब होता है लड़खड़ाना या बहुत धीमे से गति करना। क्रॉवलिंग के दौरान एक इंडक्शन मोटर अपनी सामान्य सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक चलने के बजाय उससे 1/7 गतियों के करीब जब चलती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और मोटर की स्पीड में बहुत ज्यादा गति के अंतर होने से, स्लिप का मान ज्यादा होने से रोटर में इंड्यूस्ड EMF और करंट्स बहुत ज्यादा होंगे और स्टेटर का करंट भी ज्यादा होगा और मोटर का ऑपरेशन बहुत ज्यादा लॉसेस के साथ टेम्परेचर राइज बनाता हुआ होगा और मोटर में नॉइज और वाइब्रेशन के लेवल्स भी ज्यादा होंगे। यहाँ ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि एक मोटर का सामान्य सिंक्रोनस स्पीड के नजदीकी गतियों पे न चलते हुए उसके 1/7वें भाग के करीब चलना जो क्रॉवलिंग कहलाता है, उस क्रॉवलिंग का हमारी सप्लाई वोल्टेज या करंट वेव में जो टाइम हार्मोनिक्स हैं, 50 के मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर एक डबल हार्मोनिक टाइम हार्मोनिक होता, 50 हर्ट्ज की बजाय 100 हर्ट्ज की हमारी सप्लाई होती, तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की सिंक्रोनस स्पीड से 2 गुनी होती और वो मोटर दुगनी रफ्तार पे चलती। क्रॉवलिंग जो धीमी गति से लड़खड़ाते हुए चलना है, उसका कनेक्शन हमारे रोटर और स्टेटर के बीच में जो वर्किंग फ्लक्स की वेव बनती है स्पेस में, उसका नॉन साइनोसॉइडल नेचर होना है और इस तरह के नॉन साइनोसॉइडल स्पेस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन से स्पेस हार्मोनिक्स या बेल्ट हार्मोनिक्स बनते हैं और उन हार्मोनिक्स से इंडक्शन मोटर में पोल की संख्या फंडामेंटल पोल संख्या से कई गुना ज्यादा होने से हमारी वर्किंग स्पीड कम होने की स्थितियां बन जाती हैं और एक मोटर लड़खड़ाते हुए बहुत धीमी गति से चालन करती है और उसी को हम क्रॉवलिंग कहते हैं। क्रॉवलिंग का कारण स्टेटर और रोटर के बीच में ये जो वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड का एयर गैप स्पेस है उसमें स्पेशल हार्मोनिक्स का डेवलप होना है। रोटर स्टेटर के बीच में एयर गैप स्पेस में जो स्पेस हार्मोनिक्स बनते हैं फ्लक्स वेव में, उनका कारण स्टेटर और रोटर के टीथ और स्लोट का अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। स्टेटर आर्मेचर के स्लोट्स में वाइंडिंग की डिजाइन के दौरान पर पोल पर फेज जो नंबर ऑफ स्लोट्स आते हैं, स्लोट पर पोल पर फेज, उनका नॉन इंटीजर हो जाना हमारी स्टेटर में वाइंडिंग के डिस्ट्रीब्यूशन को अनइवन बना देता है और दो नजदीक के पोल अलग अलग प्रकार का फ्लक्स बनाते हुए स्पेस में फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन साइनोसॉइडल बना देते हैं और वो नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन एयर गैप स्पेस में स्पेस हार्मोनिक्स बनाकर काल्पनिक तौर पे मोटर में नंबर ऑफ पोल्स को मूल वाइंडिंग के पोल संख्या का कई गुना ज्यादा बना देता है। हमारे स्टेटर और रोटर के स्लोट्स के नंबर में गलत तरह की बुरी डिजाइन की रिलेशनशिप हो जाना है और जब रोटर और स्टेटर दोनों के तीत भाग सामने होते हैं, एयर गैप स्पेस में रिलक्टेंस कम होता है तो फ्लक्स का मान ज्यादा हो जाता है और जब स्लोट्स आते हैं तो रिलक्टेंस ज्यादा होने से फ्लक्स का मान कम हो जाता है और हमारे इस एयर गैप स्पेस में इन कारणों से स्लोट और तीत के आमने सामने आने से जो फ्लक्स में उतार चढ़ाव आते हैं वो स्लोट या टूथ हार्मोनिक्स भी हमारे एयर गैप स्पेस में फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन साइनोसॉइडल बना देते हैं। एक 3 फेज बैलेंस स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में जब हम एक 3 फेज बैलेंस टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन देते हैं तो स्टेटर और रोटर के बीच के एयर गैप स्पेस में आइडियली एक साइनोसॉइडल स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहिए जो कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता हुआ होता है और ऐसे MMF डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पोल के नीचे एक और दूसरी डायरेक्शन में अपने पीक मैग्नीट्यूड को रखते हैं और इंटरपोलर रीजन में इनका मैग्नीट्यूड
काफी कम होता है, और जब ये साइनोसॉइडल वेरी करते हैं तो पीक मैग्नीट्यूड के पास वेरिएशन स्पेस में धीमे मान के साथ होता है, और जहां मिनिमम वैल्यूज हैं वहां ये वेरिएशन तेजी से मैग्नीट्यूड में होता है। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन एक साइनोसॉइडल बिहेवियर वास्तव में जो हमारी इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर के एयर गैप स्पेस में है वो नहीं बनता है, और हमारा स्पेस एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन साइनोसॉइडल होता है। भले ही हमारा स्पेस एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन नॉन साइनोसॉइडल है, लेकिन उसमें पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में सिमेट्री होने के कारण स्पेस के एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन में इवन हार्मोनिक्स फंडामेंटल पोल संख्या से दुगनी चारगुनी सम मल्टीपल पोल संख्या वाली फ्लक्स पल्सेशंस एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होंगी, और केवल स्पेस एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन में ओड हार्मोनिक्स अवेलेबल होंगे। ऐसे नॉन साइनोसॉइडल स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन में एक पोल के नीचे जो मैक्सिमम एमएमएफ मैग्नीट्यूड्स होता है उनमें कुछ डिप्स दिखती हैं हमें, और साइनोसॉइडल जो पीक मैग्नीट्यूड सॉफ्ट स्मूथ आना चाहिए वैसा एमएमएफ नहीं मिलता है। हम क्योंकि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डेल्टा कनेक्ट मोड में वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी डेल्टा कनेक्ट वाइंडिंग में जो स्पेस एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें फंडामेंटल पोल संख्या से 3 गुना पोल संख्या वाला स्पेस एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि डेल्टा कनेक्ट वाइंडिंग में 3 गुना पोल संख्या वाला फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के भांति जुड़कर जीरो हो जाता है, और उस तरह के ट्रिपल स्पेस हार्मोनिक्स का कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट यहां स्पेस में हमें दिखता नहीं है। अगर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में वाइंडिंग अनइवन डिजाइंड है, स्लोट पर पोल पर फेज नॉन इंटीजर फिगर लिए हुए है, रोटर और स्टेटर में स्लोट की संख्या भी बैडली डिजाइंड है, स्लोट और तीत की प्रोफाइल इस तरह की है कि स्लोट आमने सामने आके और तीत आमने सामने आके फ्लक्स में गैर जरूरी हुक्स और कस्प्स बनाते हैं, फ्लक्स में गैर जरूरी उतार चढ़ाव स्पेस वेव में दिखता है। तो ये रेड कर्व जैसा हमारा नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक मोटर अगर वो बैडली डिजाइंड है तो बना सकती है, और ऐसा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि उसमें पॉजिटिव सेक्शन और नेगेटिव हाफ सेक्शन सिमेट्रिकल होने के कारण इवन हार्मोनिक्स नहीं होंगे, एक डेल्टा डिजाइन में ट्रिपल और उसके मल्टीपल स्पेस हार्मोनिक्स नहीं होंगे, लेकिन हमारे ऐसे नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन में 5th 7th 11th और 13th जैसे हार्मोनिक स्पेस कंपोनेंट्स होंगे, और ये स्पेस कंपोनेंट जब फंडामेंटल हार्मोनिक स्पेस कंपोनेंट एक डायरेक्शन में अधिकतम मान के साथ एक पोल और दूसरी डायरेक्शन में अधिकतम मान के साथ दूसरा पोल बनाता है, तो हमारा 5th हार्मोनिक स्पेस कंपोनेंट फ्लक्स के मान में एक डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में अधिकतम मान बनाते हुए हर बार जब फ्लक्स अपनी पोलरिटी बदल रहा है तो पोल की भी पोलरिटी बदल रही है, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्पेस में पोल की संख्या है वो फंडामेंटल हार्मोनिक के अगर 2 हैं तो 5th हार्मोनिक के 5 गुना ज्यादा 10 और 7th हार्मोनिक के 7 गुना ज्यादा यहाँ दिख रहे हैं। 14 पोल जब फंडामेंटल के 2 बने हैं तो 7th हार्मोनिक्स यहाँ बना रहा है स्पेस में। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर के बीच के एयर गैप स्पेस में जब नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन बनता है तो वो ओड हार्मोनिक के स्पेस फ्लक्स कंपोनेंट भी बनाता है, और स्पेस हार्मोनिक का जितना ऑर्डर अधिक होगा, 5 की बजाय 7th का ऑर्डर अधिक है, वो उतने ही ज्यादा स्पेस में फ्रीक्वेंसी के साथ फ्लक्स के वेरिएशंस करेगा, और हर बार जो फ्लक्स का इस तरह से डायरेक्शन चेंज करना है वो 2 ऑपोजिट पोल की पोजीशन स्पेस में बनता हुआ बता रहा है। और एक 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में इस तरह का टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन जो रोटेटिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स बनाता है उसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नंबर ऑफ पोल के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो हम पाते हैं कि फंडामेंटल हार्मोनिक का जो स्पेस एमएमएफ जिस पोल संख्या के साथ सिंक्रोनस स्पीड बनाता है, 5th हार्मोनिक उससे 5 गुना ज्यादा पोल संख्या के साथ 1/5 सिंक्रोनस स्पीड बनाएगा। इसी तरह से 7th स्पेस हार्मोनिक की सिंक्रोनस स्पीड 1/7 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी हायर ऑर्डर के स्पेस हार्मोनिक की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति फंडामेंटल कंपोनेंट की सिंक्रोनस स्पीड में हार्मोनिक के ऑर्डर को डिवाइड करने पर प्राप्त हो जाएगी। जो फंडामेंटल स्पेस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपनी फेज सीक्वेंस के हिसाब से लीड से लेग की डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल स्पेस हार्मोनिक की रोटेटिंग स्पीड है वो NS है, और जो ओड हार्मोनिक्स हायर ऑर्डर के स्पेस में बनते हैं उनकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड नंबर ऑफ पोल ज्यादा होने से अगर हार्मोनिक का ऑर्डर k टाइम्स है तो हमारी ट्रेवलिंग स्पीड सिंक्रोनस स्पीड की 1/k टाइम्स हो जाएगी।
जाएगी। तो फिफ्थ हार्मोनिक की स्पीड ns/5 है और सेवंथ हार्मोनिक की स्पीड ns/7 है। और हमारे जो हार्मोनिक मैग्नेटिक स्पेस फ्लक्स हैं वो अगर फिफ्थ है तो इसकी फेज सीक्वेंस फंडामेंटल की फेज सीक्वेंस से उल्टी हो जाएगी और इसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी फंडामेंटल से उल्टी होगी। वहीं सेवेंथ हार्मोनिक एमएमएफ स्पेस फ्लक्स की रोटेटिंग स्पीड फंडामेंटल एमएमएफ के रोटेशन की डायरेक्शन में ही होगी। तो हम पाते हैं कि फिफ्थ ऑपोजिट है, सेवंथ उसी डायरेक्शन में है, फिर 11th ऑपोजिट होगा, 13 उसी डायरेक्शन में होगा। और हम अगर हायर ऑर्डर्स के स्पेस हार्मोनिक के मैग्नीट्यूड को काफी कम मान लेते हैं जो कि प्रैक्टिकली होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक मोटर के प्रैक्टिकल बिहेवियर में केवल फिफ्थ हार्मोनिक और सेवंथ स्पेस हार्मोनिक ही असरकारी है और फिफ्थ की स्पीड ns से 1/5 फंडामेंटल एमएमएफ से उल्टी डायरेक्शन में और सेवंथ हार्मोनिक की रोटेटिंग स्पीड ns से 1/7 और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन में है। एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच के एयर गैप स्पेस में जो रोटेटिंग एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो रोटर में रिलेटिव स्पीड के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट बना के रोटर को अपनी डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है और रोटर पे रोटेटिंग टॉर्क बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से। उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की स्पीड में जो पर यूनिट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अंतर जिसे हम स्लिप कहते हैं उस पर डिपेंड करता है और टॉर्क का मान स्लिप के साथ एक टिपिकल वेरिएशन रखता है। अगर हम रोटर और स्टेटर के बीच में जो नॉन साइनोसॉइडल एमएमएफ का स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसमें हायर ऑर्डर के हार्मोनिक स्पेस एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर लेते हैं तो हम केवल फंडामेंटल फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक के असर को देखें तो जो फंडामेंटल हार्मोनिक टॉर्क है वो स्पीड के साथ यहाँ रेड कर्व के अनुसार एक बिहेवियर रखता है और वो अपनी एक फेज सीक्वेंस के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटर को रोटेट करते हुए स्टार्टिंग से मैक्सिमम टॉर्क के बीच में एक अनस्टेबल रीजन रखता है और उसके बाद स्पीड बढ़ने से स्लिप घटने से टॉर्क का मान घटने वाला ये नेगेटिव स्लोप कैरेक्टरिस्टिक जो स्पीड और टॉर्क के बीच में आता है वो एक स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन प्रदान करता है। वहीं जो फिफ्थ स्पेस हार्मोनिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फंडामेंटल एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन के रोटेशन से उल्टी डायरेक्शन में है और उसकी सिंक्रोनस स्पीड फंडामेंटल के सिंक्रोनस स्पीड से 1/5 है और स्लिप को अगर 0 से 2 के बीच में हम देखें तो हम पाते हैं कि ये उल्टी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव टॉर्क रखता है, लेकिन अगर फंडामेंटल एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन की रोटेशन डायरेक्शन में ही फिफ्थ हार्मोनिक के टॉर्क को देखें तो उसमें एक ब्रेकिंग टॉर्क बनाने की टेंडेंसी है। तो हम कह सकते हैं कि जो फिफ्थ स्पेस हार्मोनिक है उसका टॉर्क फंडामेंटल से उल्टा और उसकी सिंक्रोनस स्पीड फंडामेंटल से 1/5 है। वहीं जो हमारा मोटर में स्पेस में जो सेवंथ हार्मोनिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसकी रोटेशन की डायरेक्शन फंडामेंटल एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्शन में ही है और उसकी सिंक्रोनस स्पीड फंडामेंटल की सिंक्रोनस स्पीड से 1/7 है और 1/7 स्पीड में ये 1 से 0 तक मोटरिंग मोड में जिसमें शुरू का पोर्शन अनस्टेबल है बाद में एक स्टेबल पोर्शन बनता है और अगर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से भी ज्यादा हो जाती है तो एक नेगेटिव स्लिप में एक जनरेटर मोड में भी ये सेवंथ हार्मोनिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन का टॉर्क बिहेवियर हम समझ सकते हैं। वो रुकी हुई अवस्था से फंडामेंटल की एनएस के 1/7 तक मोटरिंग मोड में है और उससे ज्यादा स्पीड पे जनरेटर मोड में चला जाता है। अगर एक रुकी हुई इंडक्शन मोटर फंडामेंटल एमएमएफ स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो टॉर्क महसूस करती है उससे रोटेशन शुरू कर देती है तो जो फिफ्थ स्पेस हार्मोनिक का ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ब्रेकिंग टॉर्क एक्शन बनाएगा और इस ब्रेकिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि हम फिफ्थ हार्मोनिक के इस ब्रेकिंग एक्शन को अगर एक बार नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे फंडामेंटल एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन के टॉर्क के साथ जो सेवंथ हार्मोनिक का स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन टॉर्क बना रहा है वो टॉर्क फंडामेंटल के टॉर्क के साथ एडिटिव बिहेवियर रखता है जब तक कि सेवंथ हार्मोनिक की सिंक्रोनस स्पीड नहीं आ जाती और उसके बाद वो एक जनरेटर बिहेवियर बनाकर रोटर के रोटेशन को रोकने वाली स्थितियां भी बना देता है। अगर हम सारे हायर ऑर्डर के स्पेस हार्मोनिक्स के जो कि कम मैग्नीट्यूड के होते हैं उनके असर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट टॉर्क बिहेवियर है एक इंडक्शन मोटर के रोटर पे वो फंडामेंटल स्पेस एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन और सेवंथ हार्मोनिक स्पेस एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्टेंट बिहेवियर होगा। एक इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग के दौरान
जो ये हमारा काला टॉर्क का रिजल्टेंट टॉर्क बिहेवियर बनाया जा रहा है, उस बिहेवियर में जो 7th हार्मोनिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन का टॉर्क बिहेवियर है वो फंडामेंटल हार्मोनिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन के टॉर्क बिहेवियर को ओवर पावर कर देता है और हमें एक एडिशनल स्टेबल टॉर्क और स्पीड में नेगेटिव स्लोप कैरेक्टरिस्टिक जैसा रीजन बना देता है, क्योंकि हमें पता है कि जो 7th हार्मोनिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका टॉर्क अपनी जो खुद की सिंक्रोनस स्पीड है, फंडामेंटल के सिंक्रोनस स्पीड की 1/7 स्पीड, उससे कुछ स्पीड कम स्पीड पे अपना पीक पाता है और उसके बाद ये टॉर्क गति बढ़ने से तेजी से घटता है और बाद में जनरेटिंग मोड में उल्टी डायरेक्शन का बन जाता है और हम पाते हैं कि ये टॉर्क बिहेवियर जो 7th हार्मोनिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है वो फंडामेंटल टॉर्क बिहेवियर पे ओवर पावर होके जुड़ के यहाँ एक सैडल रीजन बना देता है जिसमें टॉर्क लगातार बढ़ने के बजाय स्पीड बढ़ने के साथ घटने लगता है। तो हमने पाया कि एक रोटर पे फंडामेंटल स्पेस एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन से जो ब्राउन कैरेक्टरिस्टिक में टॉर्क बनता है उसके साथ जब 7th स्पेस हार्मोनिक का टॉर्क बिहेवियर जोड़ा जाता है तो जो रिजल्टेंट टॉर्क बिहेवियर है यहाँ काले कर्व में उसमें एक 7th हार्मोनिक की सिंक्रोनस स्पीड ns/7 स्पीड के पास एक टॉर्क में इंक्रीज के बाद डिप दिखती है और इस तरह की डिप में टॉर्क स्पीड बढ़ाने पे जब घटता है नेगेटिव स्लोप टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक का प्राप्त होता है तो हमें इस सैडल रीजन में एक और स्टेबल पोर्शन जो फंडामेंटल एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन अपने सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक रखता है वैसा ही एक स्टेबल रीजन प्राप्त हो गया है। और अगर एक लोड का टॉर्क जो स्पीड के अनुसार अपने टॉर्क डिमांड को बदलता है वो इस मोटरिंग टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक के साथ इंटरसेक्शन बनाता है तो हमें एक स्टेबल ऑपरेटिंग पोजीशन यहां प्राप्त हो जाती है और ऐसी स्थितियों में एक मोटर इन ऑपरेटिंग कंडीशन की स्पीड पे लगातार काम करती रहेगी और जो मोटरिंग टॉर्क है वही लोड की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी और वो एक्सेलरेट नहीं होगी, वो 7th स्पेस हार्मोनिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन की सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक की गतियों पे लगातार ट्रैवल करता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, धीमी गति से चलता हुआ मोटर ऑपरेट करती हुई दिखेगी। जब एक इंडक्शन मोटर को लोड के साथ शुरू किया जाता है और फंडामेंटल एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन और 7th हार्मोनिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्टेंट टॉर्क के साथ मोटरिंग टॉर्क बनता है तो लोड टॉर्क स्पीड के साथ धीमे धीमे मोटर को एक्सेलरेट करता हुआ अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाता है और अगर वो रिजल्टेंट मोटरिंग टॉर्क के इस सैडल भाग में इंटरसेक्शन बनाता है तो हमारी मोटर की ऑपरेशन यहीं पे रुक जाती है, क्योंकि धीमी गति से त्वरित होती हुई हमारी मोटर इस टॉर्क और स्पीड के बीच में जो नेगेटिव स्लोप रीजन बना हुआ है उस नेगेटिव स्लोप रीजन में एक स्टेबल ऑपरेटिंग पोजीशन प्राप्त कर लेती है और इस स्थितियों में जो मोटर की ऑपरेटिंग स्पीड है वो सामान्य फंडामेंटल एमएमएफ स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिंक्रोनस स्पीड है उसकी 7वां हिस्से के बराबर है, जो तुलनात्मक रूप से काफी कम है। और इस तरह से धीमी गति से मोटर का लगातार चलते रहना ही क्रॉवलिंग कहलाता है। इस तरह की क्रॉवलिंग का असर अगर हमारी वाइंडिंग की डिजाइन में 13 स्पेस हार्मोनिक भी सिग्निफिकेंट है तो वो एनएस की 1/13 पार्ट पे भी, 13वें हिस्से पे भी अगर एक 4 पोल की 50 हर्ट्ज की मशीन है तो वो फंडामेंटल स्पेस हार्मोनिक के साथ तो 1500 आरपीएम के नजदीक किसी लोड के कारण जो टॉर्क पोजीशन बनती है उस पे ऑपरेट होती है। अब इसकी गति 1500 के 13वें हिस्से के बराबर लगभग 110 आरपीएम के आसपास हमें लड़खड़ाती हुई प्राप्त हो सकती है। तो एक मोटर की अगर डिजाइन में खामियां हैं तो वो 7th स्पेस हार्मोनिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ns/7 और 13वें स्पेस हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ns/13 की गति पे भी लगातार लड़खड़ाते हुए धीमी गति से ट्रैवल करता हुआ क्रॉवलिंग जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। एक बुरी डिजाइन की इंडक्शन मोटर में जब 7th स्पेस हार्मोनिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट हो जाता है तो उसका जो टॉर्क रोटर पर बनता है वो टॉर्क फंडामेंटल एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन के टॉर्क के साथ ओवर पावरिंग करके जो एक स्टेबल शेडल रीजन बनाता है नेगेटिव स्लोप कैरेक्टरिस्टिक का, उसमें जब मोटर लगातार सामान्य गति से 1/7 स्पीड पे गति करती है और हमारा फंडामेंटल एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन जिस सिंक्रोनस स्पीड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उस रोटेटिंग
मैग्नेटिक फील्ड से रोटर की स्पीड में काफी ज्यादा अंतर स्लिप की एक बहुत बड़ी वैल्यू बना देता है, और ऐसी हाई स्लिप वैल्यूज पे रोटर में बहुत ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ से बहुत ज्यादा करंट, स्टेटर में भी बहुत ज्यादा करंट बना देता है। और ऐसी स्थिति में हमारी इंडक्शन मोटर में बहुत ज्यादा कॉपर लॉसेस डेवलप होते हैं, और ऐसी इनॉर्मस हीट से मोटर डैमेज हो सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा समय तक मोटर ओवर करंट कंडीशंस पे रहेगी तो टेम्परेचर राइज सेफ्ट लिमिट्स को क्रॉस कर जाएगी और हम हीट को डेसिपेट नहीं कर पाएंगे और वाइंडिंग का इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। हम एक इंडक्शन मोटर की ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन करते हुए क्रावलिंग की समस्या को रोक सकते हैं अगर हम एयर गैप स्पेस में जो 5th और 7th हार्मोनिक एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशंस बनते हैं उन्हें अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो हम क्रावलिंग की समस्या को रोक सकते हैं। जो सबसे प्रमुख तरीका है क्रावलिंग की समस्या को रोकने का, वो स्टेटर और रोटर में जो हम स्लॉट और टीथ की संख्या लेते हैं उन्हें ऑप्टिमम तरीके से लेना है। साथ ही साथ हम स्टेटर में जो वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसे भी बेहतर करके ऑप्टिमम तरीके से डिजाइन करके हम स्टेटर और रोटर के बीच के एयर गैप स्पेस में फ्लक्स के एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा साइनोसोडल बना सकते हैं और उसमें हार्मोनिक कंपोनेंट्स को रिड्यूस रख सकते हैं। एक अच्छी जो वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन और डिजाइन है उसमें हम जब वाइंडिंग को स्लॉट्स में रखते हैं तो फुल पिच की बजाय हम जब शॉर्ट पिच कॉइल स्पांस लेते हैं तो ये हमारे स्पेस हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर देता है। हमें स्टेटर में स्लॉट्स की संख्या इस तरह से लेनी चाहिए कि जब हम मोटर की वाइंडिंग को डिजाइन करें तो स्लॉट पर पोल पर फेज एक इंटीजर फिगर आ जाए और हम नॉन इंटीजर प्रकार की एसपीपी वाली स्लॉट पर पोल पर फेज वाली वाइंडिंग को डिजाइन ना करें। जब हम इंटीजर स्लॉट वाइंडिंग डिजाइन करते हैं तो सभी तीनों फेज के सारे पोल आइडेंटिकल सिमेट्रिकल बैलेंस नेचर के हो जाते हैं और इम्बैलेंस खत्म होने से हमारा स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन साइनोसॉइडल हो जाता है। रोटर और स्टेटर के बीच में स्लॉट्स में स्क्विंग करने से भी एयर गैप स्पेस में एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री आ जाती है और हार्मोनिक कंपोनेंट कम हो जाते हैं। और एक बेहतरीन तरीका हो सकता है कि हम स्टेटर और रोटर के जो स्लॉट्स की संख्या डिसाइड करते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से लें और जो डिजाइन के तरीके हैं स्टेटर और रोटर की संख्याओं को डिसाइड करने वाले उन्हें हम समझ सकते हैं। वाइंडिंग को डिजाइन करते समय स्टेटर में जो आर्मेचर हम लेते हैं उसमें नंबर ऑफ स्लॉट इस तरह से लेने चाहिए कि हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज एक पूर्णांक संख्या आ जाए, इंटीजर नंबर आ जाए। और अगर हम एक वाइंडिंग में एसपीपी स्लॉट पर पोल पर फेज जिसे हम एम से डिनोट करते हैं उसे 4 या 5 लें तो हमारी डिजाइन ज्यादा बेहतर हो सकती है। अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन से और शॉर्ट पिचिंग से भी हमारे हार्मोनिक कंपोनेंट कम हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारे स्टेटर में जो स्लॉट्स के नंबर हैं और जो रोटर में स्लॉट्स के नंबर हैं वो इस तरह से लेने चाहिए कि वो स्पेस हार्मोनिक्स को एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन में ना बनाएं और हम 5th और 7th हार्मोनिक कंपोनेंट को जो हमारी फंडामेंटल एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन से 5 और 7 गुना संख्या में पोल बनाते हैं उन्हें पूरी तरह से रोक सकते हैं। और एक बेहतर डिजाइन से जो 5 और 7 गुना संख्या में जो पोल्स बनते हैं फ्लक्स में अचानक बढ़ोतरी और कमी से जो एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन में हुक्स और कॉफ्स बनते हैं उन्हें रोक सकते हैं। जब हम एक स्टेटर और रोटर के कोर को डिजाइन करते हैं तो जो रोटर और स्टेटर के स्लॉट्स हैं उनमें इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। उनके नंबर्स में कोई भी ज्यादा या कम हो सकता है लेकिन 15 से 30% तक की संख्या का अंतर हो तो यह एक बेहतर डिजाइन होती है। हमें स्टेटर में स्लॉट और रोटर में स्लॉट की संख्या का जो अंतर है उसे 1 कम या ज्यादा, 2 कम या ज्यादा, पोल की संख्या के बराबर कम या ज्यादा, पोल से दुगनी संख्या में कम या ज्यादा, या पोल से 1 या पोल से 2 कम या ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अर्थात अगर हम एक 4 पोल की इंडक्शन मोटर डिजाइन कर रहे हैं तो स्टेटर और रोटर के स्लॉट्स की संख्या में अंतर 3, 7, 9 या 10 तो हो सकता है लेकिन इसके अलावा इन संख्या में कोई दूसरा अंतर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर 6 पोल की मशीन डिजाइन की जाए तो स्टेटर और रोटर में कोई भी ज्यादा स्लॉट का हो सकता है लेकिन उनके स्लॉट की संख्या का अंतर 3, 4, 9 या 10 हो सकता है। अगर एक इंडक्शन मोटर को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि स्टार्टिंग के समय उसका जो मोटरिंग टॉर्क है वो लोड की टॉर्क डिमांड से हमेशा काफी ज्यादा रहे और हमारी लोड टॉर्क कभी भी 7 स्पेस हार्मोनिक की जो शेडल सेक्शन बनता है उसके साथ इंटरसेक्शन ना बना पाए, और ऐसी अच्छी डिजाइन की मोटर है वो बिना किसी क्रावलिंग के लगातार एक्सेलरेट होकर जब हमारा मोटरिंग टॉर्क ब्रेकडाउन टॉर्क के बाद नेगेटिव टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक रीजन में लोड टॉर्क के साथ इंटरसेक्ट होगा तो किसी भी लोड टॉर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेबल स्पीड को बहुत कम स्लिप के साथ प्राप्त कर लेगी और एफिशिएंट तरीके से ऑपरेशंस करेगी। और एक अच्छी डिजाइन की मोटर है वो
जो हमारी कॉमर्शियल सप्लाई वेव अवेलेबल है उसके साथ, या अगर हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सभी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंडीशंस के साथ इस तरह की डिजाइन की बनाई जा सकती है कि उसकी टॉर्क हमेशा स्टार्टिंग ड्यूरेशन में एक्सेलरेटिंग तरीके की बनी रहे और हमारा लोड केवल सिंक्रोनस स्पीड के पास बहुत कम स्लिप पे ही स्टेबल ऑपरेटिंग पोजीशन पाए। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह के मोटरों को अगर हम रिड्यूस्ड वोल्टेज के स्पीड कंट्रोल मेथड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्रावलिंग जैसी समस्याएं आ सकती है। ध्यान रहे, क्रावलिंग को हम अक्सर स्क्वाइल केज इंडक्शन मोटर में तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की समस्याएं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरों में आमतौर पर नहीं महसूस होती, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के दौरान हम रोटर सर्किट में बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के स्टार्टिंग टॉर्क को जब ज्यादा बेहतर बना लेते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन क्रावलिंग स्पीड को बहुत जल्दी ही पार कर लेता है और हम बहुत कम स्लिप के साथ सिंक्रोनस स्पीड के पास ही स्टेबल ऑपरेटिंग पोजीशन पाते हैं। उम्मीद है आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से एक इंडक्शन मोटर में एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेस हार्मोनिक्स क्या होते हैं इन्हें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और सेवंथ स्पेस हार्मोनिक किस तरह से क्रावलिंग की समस्या पैदा करता है ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आई होगी। और हमने ये भी जान लिया है कि क्रावलिंग को किस तरह से बेहतर डिजाइन से वाइंडिंग के इंटीजर स्लोट्स बनाकर प्रॉपर शॉर्ट पिचिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करके और स्टेटर और रोटर के स्लोट्स के सही नंबरों को चयन करके हम क्रावलिंग को पूरी तरह से रोक सकते हैं। और अगर मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क परफॉर्मेंस अच्छी हो, जैसे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरों में होता है, हमें क्रावलिंग की समस्याएं नहीं महसूस होंगी। अगर आपको ये हमारा लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की कंसेप्चुअल इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए आप हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल से स्टडी सपोर्ट और ऑनलाइन क्लासेज की भी मदद चाहिए तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।